पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान उत्तराखंड में जबरदस्त टकराव की खबरें दिन भर आती रहीं। दरअसल उत्तराखंड की मैंगलोर सीट, जिस पर मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक मानी जाती है, और बीजेपी इस सीट को कभी नहीं जीत सकी है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में मुस्लिमों को वोट डालने से रोकने के लिए बीजेपी ने कई जगह हिंसा का सहारा लिया, और ये सब प्रशासन के सहयोग से किया गया है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार तय दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मानिकतला सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे पर वोटरों को पैसे देने के आरोप लगे हैं। इन सब के बीच कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी की भी खबरें आई हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया गया था उसमें बिहार की रुपौली सीट पर 55%, हिमाचल प्रदेश की नालगढ़ सीट पर 78%, देहरा में 68% और हमीरपुर सीट पर 69% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर 81% रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर 70% और बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। बद्रीनाथ में वोटिंग कम होने के पीछे खराब मौसम को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग कराने का फैसला क्यों लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई। यहाँ की रणघाट दक्षिण पर 68%, रायगंज में 70%, बगदा में 68% और मानिकतला में 54% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होता दिख रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही कांग्रेस ने जनता को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ दी थी, और इसके बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाने के मिशन पर हैं। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने महिलाओं के, पिछड़ों के, किसानों के, युवाओं के मुद्दों को उठाया है। और अब एक बार फिर युवाओं की समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए राहुल ने बड़ा बयान दिया है। अपने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन और एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति में और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका, और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुना यानी 38% हो गया। सोचने वाली बात है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का ये हाल है, तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि आज का युवा बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। पहले तो नौकरी नहीं, और नौकरी मिले तो उचित आमदनी नहीं है। राहुल ने कहा, प्रोफेशनल शिक्षा पाने में, उसकी पढ़ाई और तैयारी करने में माता पिता लाखों खर्च कर रहे हैं। विद्यार्थी ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेकर पढ़ने पर मजबूर है, और उसके बाद नौकरी ना मिलना या साधारण इनकम की प्लेसमेंट पाना उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है। ये भाजपा की दुर्नीति और शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है, जो इस देश के मेधावी युवाओं का भी भविष्य अधर में है। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है। विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा। उनके खिलाफ हो रहे इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जो कि चर्चा का विषय रहा। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। अयोध्या में जमीन घोटाले की खबरें सामने आई हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद से अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, और दावा किया जा रहा है कि ये सर्किल रेट बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिन नेताओं ने अयोध्या में जमीन खरीदी है उसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता चोना मीन और कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े जिन नेताओं और अधिकारियों ने अयोध्या में जमीन खरीदी उनमें हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्या, विधायक अजय सिंह, यूपी के एडीजी अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजीव गुप्ता, यूपी के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद पांडे और आईपीएस अनूप सिंह का नाम शामिल है। जिन नेताओं ने जमीन खरीदी है उनमें से कई ने तो जमीन का कुछ हिस्सा मोटे मुनाफे पर बेच भी दिया है। जमीन के बंदर बांट और खरीद फरोख्त का काम पहले से ही चला आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ही जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। वैसे अयोध्या ही नहीं, यूपी के 75 में से 54 जिलों में 2017 के बाद सर्किल रेट नहीं बदला है, जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का बुधवार को लोकार्पण किया।
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिससे सब चौंक गए। नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीतीश कुमार अधिकारियों से पैर पकड़ने की बात कहते दिखे जा रहे हैं। दरअसल लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के पूरा होने में विलंब होने पर अपनी नाराजगी जताई और अधिकारियों से कहा कि कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। इस दौरान नीतीश कुमार इंजीनियर के पैर पकड़ने भी लगे, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सर ऐसा मत कीजिए। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोका। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार की हरकत देख सब चौंक गए और पीछे हट गए। वीडियो वायरल होने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही प्रधानमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर अधिकारी और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने ऐसा किया हो। इससे पहले गांधी मैदान में भी उन्होंने एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लिए थे। यहाँ तक कहा था कि कहो तो पैर भी छू ले, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे। फिर किसानों के दिल्ली कूच की चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसान एक लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस प्रदर्शन के दौरान कई किसान घायल हो गए तो एक की जान भी चली गई, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। वो आज भी हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट के वकील वासु रंजन शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाईवे को बंद किया हुआ है, जिस कारण आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत ही रास्ता खुलवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने हरियाणा सरकार समेत केंद्र सरकार की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब किसानों का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसान अपनी मांग को लेकर एक बार फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं। 22 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें बजट भी पेश किया जाएगा और इससे पहले अपनी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं। हालांकि अब तक किसानों की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।